नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसका होगा बिहार। बिहार में गंगा नदी जीवन और प्रतीक दोनों रूप में बहती है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मंच भी तैयार है। ये चुनाव एक तूफानी बादल की तरह है जो वादों और खतरों से भरा हुआ है। ताकत और समझदारी से सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अब एक मोड़ पर है और इसके छोटे सहयोगियों चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब छोटी भूमिकाओं से संतुष्ट ही नहीं है। वे अब और ज्यादा हिस्सेदारी चाहती हैं और इसीलिए लगातार सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। अब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दल भी सीटों पर अपने अपने दावे ठोकने लगे हैं। भाकपा माले और माकपा ने तो कांग्रेस और आरजेडी की सीटों तक पर अपना दावा करते हुए महागठबंधन के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है। बिहार के छोटे दल कहने को भले ही छोटे हों, लेकिन अलग अलग जातियों पर तगड़ी पकड़ रखने वाले और इसी की वजह से ये अपने लिए चंद सीटें जीतने के साथ गठबंधन की बड़ी पार्टियों को बड़ी संख्या में अपनी जाति का वोट दिलाने का काम भी करती हैं। और यही वजह है कि बिहार में हर बार छोटे दल की असल किंग मेकर की भूमिका निभाती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये छोटे दल एनडीए और महागठबंधन की नैया पार लगाने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बिहार की चुनावी जंग। छोटे दल का बड़ा असर। जाति वोट बैंक पर पकड़। नतीजों में बनते किंग मेकर। एनडीए हो या महागठबंधन, मिलकर बढ़ा देते जन समर्थन। आज बिहार की राजनीति केवल 4 बड़े दलों जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं है। छोटे दल जाति वोट बैंक के आधार पर निर्णायक बनते जा रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति, गठबंधन और वोट बैंक के जटिल जाल में उलझी रही है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये बात सबके बुझाता ना। तो आप जितना मोदी भक्त लोग बढ़ल जा, अपना अपना लड़कन के नाम पर बोला जा। ऐसा है कि बिहार में एक ही समीकरण चलेगा, वो है बदलाव का समीकरण। ठीक है, सबने, समाज के सभी वर्ग ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए और उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव के आगमन के साथ ये जाल और भी जटिल हो गया है। लंबे समय से बिहार की सियासत को 4 बड़े दलों के इर्द गिर्द घूमते देखा जाता रहा है, लेकिन अब यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है। छोटे दल जो जाति वोट बैंक के आधार पर 2 से 5% वोट शेयर हासिल करते हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाने को तैयार हैं। सारी पार्टियों का तो जाति ही आधार है। प्रशांत किशोर बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करते थे कि जात नहीं, समाज में हम विभिन्न वर्गों को जोड़ेंगे। तो जात से ही शुरुआत की। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 51 प्रत्याशियों की सूची मैं दे रहा हूं, उसमें 17 अति पिछड़ी जात के हैं और एक एक करके फिर इतने अल्पसंख्यक हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं।
तो जात तो सच्चाई है, सारी पार्टियां। अब छोटी पार्टी कौन सी पार्टी अछूती है? लालू प्रसाद एम्बाई की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार लवकुश की राजनीति करते हैं, कि कौन पार्टी इससे अछूती है? इसलिए तब तो यही कारण है कि रीजनल पार्टियां, जो छोटी पार्टी जिसको आप कहते हैं, कि आज यहाँ बीजेपी के चेहरा है यहाँ नीतीश कुमार, बीजेपी है नेशनल पार्टी, कांग्रेस के चेहरा है यहाँ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। तो छोटी पार्टी जिसको आप कहते हैं रीजनल पार्टी, यही तो उसके इमरजेंस का कारण है, और उसके प्रभुत्व के सामने नेशनल पार्टी बौनी हो गई है। ये दल न केवल वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, बल्कि गठबंधनों की दिशा भी तय करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद वे पासा पलट सकते हैं। उदाहरण स्वरूप AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। जबकि LJP रामविलास ने 1 सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन वोट शेयर से बीजेपी को फायदा पहुंचाया। (2025) के चुनाव में ये छोटे दल और भी अहम हो चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इनकी मांगों से जूझ रहे हैं। चिराग पासवान की LJP 40 सीटों की मांग कर रही है, जबकि जीतन राम मांझी की हम, सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की प्रभावशाली भूमिका गठबंधन की एकता को चुनौती दे रही है। विकासशील इंसान पार्टी VIP और AIMIM जैसे दल भी जाति समीकरणों को हिला रहे हैं। बिहार की 13 करोड़ आबादी में 63% अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, 16% दलित और 17% मुस्लिम वोटर हैं। जहां छोटे दल इनका एक हिस्सा भी कब्जा ले तो परिणाम बदल जाते हैं। हालिया ओपिनियन पोल्स के अनुसार एनडीए को 40 से 45% वोट शेयर मिल सकता है, लेकिन छोटे दलों के 2 से 5% वोट निर्णायक साबित होंगे। इसी के मद्देनजर छोटे दलों की भूमिका उनके वोट बैंक 2020 के आंकड़ों और 2025 की रणनीतियों से आपको रूबरू कराते हैं। विकासशील इंसान पार्टी VIP, मछुआरा समाज की आवाज। मुकेश सहनी द्वारा स्थापित विकासशील इंसान पार्टी बिहार के मछुआरा यानी निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो OBC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक शास्त्र का यह सिद्धांत है, छोटी पार्टियां दबाव ग्रुप समूह के तौर पे ही जानी जाती हैं, और वर्तमान बिहार में, वर्तमान सियासत में जिस तरीके से, चाहे वो एनडीए के पार्टनर हो या महागठबंधन के पार्टनर छोटी पार्टियां हैं, किस तरीके से दबाव का खेल खेल रही हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किंग मेकर बनना। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब 7-8 पार्टियों का समूह एक जगह होकर के चुनाव लड़ता है, तो इसीलिए उसमें टिकट के लिए दबाव डाला जाता है कि से ज्यादा सीटों पर हम लड़ सकें, और जितने ज्यादा हमारे विधायक चुन करके आएंगे, बार्गेनिंग शक्ति हमारी उतनी ही बढ़ेगी। बिहार में स्थिति फिलहाल यही है, क्योंकि महागठबंधन में भी 4-5-6 दल हैं और इधर भी 4 दल हैं। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी को जिस हाल में आप देख रहे हैं, उसी तरीके से सहनी भी उधर जाकर के 20 सीट मांग रहे हैं। तो ये मूल है, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसे कह सकते हैं। लेकिन गठबंधन में इस तरीके की मजबूरी है, और छोटी पार्टियों को किंग मेकर बनने का मौका इसी तरीके से मिलता है। निषाद समुदाय, जो गंगा और कोसी नदियों के किनारे बसे हैं, बिहार की लगभग 4% आबादी का प्रतिनिधि है। VIP ने 2018 में अपनी स्थापना के बाद ही जातीय अस्मिता को हथियार बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में VIP ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और पीरो, जोकीहाट, अमोर और नाथनगर 4 सीटें जीती। पार्टी को कुल 3.77% वोट शेयर मिला, जो मुख्य रूप से उत्तर बिहार के जलोढ़ इलाकों से आया। मुकेश सहनी ने खुद जोकीहाट से जीत दर्ज की, जहां उन्होंने 48% वोट हासिल किए। हालांकि 2022 में VIP ने एनडीए छोड़ दिया और आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। इसका कारण नीतीश कुमार सरकार में मंत्रिमंडल से सहनी का इस्तीफा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में VIP ने महागठबंधन के हिस्से के रूप में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई नहीं जीती। फिर भी पार्टी का वोट शेयर 2.5% के आसपास रहा, जो सीमांचल और कोसी क्षेत्र में आरजेडी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ। 2025 के चुनाव में VIP महागठबंधन में बनी हुई है
और 10 से 15 सीटों की मांग कर रही है। एक हालिया सर्वे के अनुसार निषाद वोटों का 60% महागठबंधन की ओर झुकाव दिख रहा है। अगर वीआईपी अपनी पकड़ बनाए रखती है तो ये एनडीए के लिए उत्तर बिहार में चुनौती बनेगी, जहां निषाद वोट 20 से 25 विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। साहनी की निषाद एकता यात्रा ने युवा निषादों को जोड़ा है, जो बेरोजगारी और मछली पालन नीतियों पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर वीआईपी का 2 से 3% वोट शेयर किंग मेकर साबित हो सकता है, खासकर बहुकोणीय मुकाबलों में। देखिए, आपने नहीं देखी होगी, आज जो प्रशांत किशोर की सूची आई है उसमें सहनी भरे पड़े हैं। तो बिहार में 112 अति पिछड़ी जातियां हैं, 36% वोट है सभी पार्टियों के लिए। इस बार अति पिछड़ा वोट को साधने के लिए सब पार्टी कोई कसर। अभी बात सही है कि अति पिछड़ी जातियों में जो सहनी समाज, जिसको आप मुकेश सहनी कहते हैं, हाल के वर्षों में एक इमरजेंस हुआ किसान ऑफ मल्लाह के रूप में। लेकिन ये आकलन पता नहीं, हम सही नहीं मानते हैं कि मुकेश सहनी को या महागठबंधन को 60% वोट मिलता है। खुद मुकेश सहनी 2 जगह से लड़े, चुनाव हार गए थे। हाँ, उनके साथ जो बीजेपी के साथ थे 4 विधायक जीते, जिसमें आज कहाँ हैं वो लोग। इसलिए यही कारण है कि इस चुनाव में सारी पार्टियां अति पिछड़ों को साधने के लिए, अब तो प्रशांत किशोर ने तो 70 अति पिछड़ों को टिकट देने की बात कर रखी है। आज 17 लोगों को 51 में दिया है, और इसी तरह से फिर जो सारे दल की सूची आएगी सब में आप यही देखेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दलित वोटों का मजबूत किला। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर दलित समुदाय, विशेषकर महादलितों का प्रतिनिधित्व करती है। बिहार में दलित 16% हैं, जिनमें मुसहर, पासवान और डोम जैसे उप समूह शामिल हैं। 2014-15 में सीएम रहे जीतन राम मांझी ने 2015 में अपनी पार्टी बनाई। 2020 के चुनाव में हमने एनडीए के साथ गठबंधन किया और अमरपुर, कुढ़नी, बेलागंज और तारापुर 4 सीटें जीती। पार्टी को 2.12% वोट शेयर मिला, जो मुख्य रूप से मगध और तिरहुत डिवीजन से आया। मांझी स्वयं कुढ़नी से जीते, जहां उन्होंने 52% वोट पाए। 2021 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटा, लेकिन 2022 में फिर एनडीए में लौट आए। 2024 में लोकसभा में हमने गया की 1 सीट जीती, जहां मांझी के बेटे वेलूराम ने 4.5 लाख वोट हासिल किए। 2025 के चुनाव में हम एनडीए का हिस्सा है और 8 से 10 सीटों की मांग कर रही है। एक हालिया पोल के मुताबिक महादलित वोटों का 55% एनडीए की ओर है, लेकिन हम का 3% वोट शेयर इसे मजबूत कर सकता है। मांझी की रणनीति दलित गौरव पर आधारित है, जिसमें आरक्षण वृद्धि और भूमि सुधार शामिल है। अगर हम अपनी 4 सीटों वाली फॉर्म दोहराते हैं तो ये महागठबंधन के दलित वोट बैंक को चीर देगी। खासकर जहानाबाद और गया जैसे जिलों में छोटे दलों में हम की भूमिका सबसे स्थिर रही है, जो गठबंधन की एकता बनाए रखने में सहायक है। बिल्कुल अंतर आता है। लालू प्रसाद उसके सशक्त उदाहरण है, माई समीकरण उसका सशक्त उदाहरण है। जब 90 के दशक के बाद लालू प्रसाद आते हैं और सवर्णों की राजनीति हाशिए पर चली जाती है, तो एक मुश्त सारी जातियों पर कब्जा करके बैठते हैं। बाद में समता पार्टी का गठन होता है और अति पिछड़ी जातियों का एक बड़ा चंक नीतीश कुमार लेते हैं और 2005 में चुनाव जीतने में सफल होते हैं। तो खेल तो जातीय समीकरण का ही है ना। नीतीश कुमार नेता नहीं हो पाते, लालू प्रसाद से अलग होकर के अति पिछड़ी जातियों का वोट पा करके, और जो पिछड़ी जातियों में कुशवाहा और कुर्मी का वोट है उसको अपने पाले में हासिल करके सवर्णों का ऊपर से बोनस वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन गए और आज 20 सालों से राज कर रहे हैं। लेकिन 2 दलों में सिमट करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या स्थिति है देखिए, सत्ता से लगातार बाहर है 20 सालों से। और इस बार भी वही प्रयास है कि तमाम जातीय समीकरण साध करके छोटी छोटी पार्टियों का सत्ता तक पहुंचा जाए, कुर्सी हासिल की जाए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP कुशवाहा वोटों का उल्टा चक्र। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय पर केंद्रित है, जो ओबीसी का 4% हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में पार्टी बनाई। 2020 चुनाव में RLSP ने एनडीए के साथ गठबंधन किया, लेकिन कोई सीट नहीं जीती। पार्टी को मात्र 1.08% वोट शेयर मिला, जो मुख्य रूप से मध्य बिहार से आया। कुशवाहा स्वयं आरा से हार गए। 2021 में RLSP का बीजेपी में विलय हो गया, लेकिन कुशवाहा की महत्वाकांक्षा बरकरार रही। 2022 में
वे जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़े और हार गए। फिर भी 2025 के चुनाव में कुशवाहा जेडीयू के माध्यम से प्रभावी हैं और 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कुशवाहा वोटों का 40% एनडीए की ओर है, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा अलग राह चुनते हैं तो ये 2% वोट शेयर महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। उनकी कुशवाहा एकता मंच ने युवा कोयरी को जोड़ा है, जो कृषि सुधारों पर फोकस कर रहा है। आरएलएसपी का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन कुशवाहा की सियासी चालाकी इसे किंग मेकर बनाए रखती है। मध्य बिहार की 30 विधानसभाओं में उनका असर स्पष्ट है। कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत जाते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की शुरुआत अच्छी नहीं हो पा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों गठबंधन में शामिल छोटे दल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और इसी की वजह से बीजेपी, जेडीयू और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी पशुपेश में है। हालांकि दूसरा सच यह भी है कि इन छोटे दलों की जातिगत वोटों पर पकड़ बेहद मजबूत है और इसीलिए बिहार में दोनों बड़े गठबंधन छोटे दलों को अपने साथ बनाए रखना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा सीटों की मांग बड़ी पार्टियों के सामने चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। एआईएमआईएम सीमांचल का मुस्लिम प्रयोग। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 2018 में बिहार में प्रवेश किया। लक्ष्य सीमांचल के कुल वोटों का 17% मुस्लिम वोट को साधना। नेचुरल है कि ओवैसी मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पहले मुसलमानों को साधेंगे और कहा है कि 50 क्षेत्रों में हम कैंडिडेट देंगे। राजद ने उतने 4 विधायकों को मिलाया है तो हम 40 का कम से कम उनको सफाया करेंगे। तो 50 सीट यदि दे रहे हैं उसमें, तो उनके टारगेट में तो पहले महागठबंधन है, राजद है, तो उनके लड़ने से यदि मुस्लिम वोट बैंक में संधमारी होगी, जो पिछली बार आपने देखा कि सीमांचल में 5 सीटें आईएम ने जीत ली थी, तो निशाने पर सबसे पहले तो यहाँ महागठबंधन है उनका। मैं हैदराबाद से आया हूँ, कोई चांद से नहीं आया हूँ, और जब आ गया हूँ तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। सीमांचल के इलाके में उनके 5 विधायक जीते थे, जिसको 4 तोड़ने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे थे। तो मुसलमानों के बीच ही उनकी पार्टी जो है वो मतलब सक्रिय है और उन्हीं के हक की, हुकूक की बात करती है। ऐसे तो बात सभी लोगों का करती है। इसीलिए सीतामढ़ी से एक व्यक्ति एआईएमएम से चुनाव भी लड़े थे, जो राजपूत जाति से आते थे। लेकिन एआईएमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है वो एक प्रकार से कहा जाए मुसलमानों के लिए ही उसके हक की बात करती है, अल्पसंख्यकों के हक की बात करती है। तो सीधा सीधा इसका असर महागठबंधन के वोट बैंक पर होगा, खास करके सीमांचल इलाके में। 2020 चुनाव में एआईएमआईएम स्वतंत्र रूप से 40 सीटों पर लड़ी और अमरपुर, बायसी, कोचाधामन, जहानाबाद और सहरसा 5 सीटें जीती। पार्टी को 1.24% वोट शेयर मिला, जो मुख्य रूप से पूर्णिया, किशनगंज और अररिया से आया। ओवैसी का फोकस पसमानदा मुस्लिमों पर था, जिन्हें वे पिछड़े मुस्लिम कहते हैं। हालांकि 2021 में पार्टी में टूट हुई। अख्तरुल ईमान जैसे विधायक आरजेडी में चले गए। 2024 लोकसभा में एआईएमआईएम सीमांचल की 3 सीटों पर लड़ी, लेकिन हार गई। 2025 में एआईएमआईएम महागठबंधन से अलग लड़ेगी, लेकिन ओवैसी की रणनीति मुस्लिम वोटों को बांटना है। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोट अब एकजुट नहीं, पसमानदा 60% आरजेडी की ओर, लेकिन एआईएमआईएम 2% वोट ले सकती है। ये एनडीए के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि 2020 में एआईएमआईएम ने महागठबंधन को 10 सीटें हरवाई। सीमांचल की 24 विधानसभाओं में उनका असर बरकरार है।
जहां बेरोजगारी और बाढ़ मुद्दे प्रमुख हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विरासत। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास 23% दलितों की हिस्सेदारी हासिल कर अहम पार्टी बन चुकी है। 2020 में चिराग ने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी संभाली और एनडीए से अलग होकर 243 में से 243 सीटों पर लड़े। पार्टी ने एक सीट पिपरा जीती, लेकिन 5.54% वोट शेयर हासिल किया, जिसने बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाया। दलित वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ। 2022 में चिराग एनडीए में लौटे। 2024 लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 में से 5 सीटें जीती। 2025 में एलजेपी 40 सीटों की मांग कर रही है। सर्वे के मुताबिक पासवान वोटों का 70% एनडीए की ओर है, लेकिन चिराग का 5% शेयर गठबंधन को मजबूत करेगा। उनकी मोदी का पर्याप्त रणनीति युवा दलितों को लुभा रही है। जो लोग 365 दिन अपने नेता के लिए जयकार करता है, झंडा उठाता है, उसके लिए तो यही ना अवसर आया है जो टिकट चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः एनडीए में उनको 25-26 सीट पर, अभी तो 22 सीट का ऑफर हुआ है, 25 सीट पर समझौता होगा 26 सीट पर, और उनकी माताश्री के लिए संभवतः राज्यसभा या काउंसिल की एक सीट छोड़ने की बात अभी चर्चा में है। लेकिन कल तक सब तस्वीर साफ हो जाएगी। तिरहुत और सारण डिवीजन में उनका असर 40 विधानसभाओं पर है। छोटे दलों का कुल वोट शेयर 2020 में 12 से 15% था, जो 2025 में 10 से 12% रहने का अनुमान है। ये दल जाति वोट बैंक, निषाद महादलित कुशवाहा, पसमानदा मुस्लिम और पासवान को साधते हैं। कुल मतदाताओं में 36% हिस्सा रखने वाले ईबीसी वोट अब निर्णायक हैं, जहां छोटे दल 20% हिस्सा लेते हैं। इस बार जिस तरीके से दिन और रात मीटिंग की जा रही है, अभी भी कहा जा रहा है कि 72 घंटे तक देखना होगा अंतिम लिस्ट के लिए। तो चिराग पासवान जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि 5 सांसद अगर मेरा है, 6 सांसद, तो हमें 30 सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बनाने में जुटी है। 2025 में गठबंधन जटिल है। एनडीए में चिराग, मांझी और कुशवाहा की मांगे, जबकि महागठबंधन में बीआईपी और एआईएमआईएम का बिखराव। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज भी छोटे दलों की तरह उभर रही है, जो 5% वोट ले सकती है। ओपिनियन पोल्स एनडीए को 125 से 130 सीट दे रहे हैं, लेकिन छोटे दलों का रुख इसे 100 से 150 के बीच ले जा सकता है। बिहार 2025 के चुनाव छोटे दलों के किंग मेकर खेल का मैदान बनेंगे। ये दल न केवल वोट बांटते हैं, बल्कि नीतियों को प्रभावित करते हैं। जाति समीकरणों के बीच इनकी भूमिका लोकतंत्र की ताकत दिखाती है, लेकिन गठबंधनों की अस्थिरता खतरा भी है। अगर बड़े दल इनकी मांगे नजरअंदाज करेंगे तो परिणाम अप्रत्यक्ष होंगे। बिहार की सियासत अब बहुआयामी हो चुकी है, जहां 2% वोट भी सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में बड़ी पार्टियां लंबे अरसे से अकेले सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के कारण बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी जैसे बड़े दलों को दूसरे छोटे छोटे दलों को गठबंधन में शामिल करने की मजबूरी भी रहती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।